हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे। आज हम क्लास 10th का आप लोग का 24 फरवरी जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र के सामूहिक पहचान होती है जो लोगों के एक समूह समूह इतिहास, परंपरा, भाषा और जाति और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करते हैं। उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसी शासन व्यवस्था, ये 2 नंबर में पूछ सकता है। और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें किसी का जो है प्रतिनिधित्व या नियंत्रण नहीं रहता है, ऐसी राजशाही सरकार को हम लोग निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती है। अगला क्वेश्चन की बात करें, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? तो सन 1815 में रूस, ब्रिटेन और प्रशा ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। और तब इन देशों के प्रतिनिधित्व यूरोप के एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन को मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन जो किया वह मेज़बानी जो थे वह ड्यूक मेटरनिक ने किया था। और ये सम्मेलन नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? तो 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण जो हो जाएगा वो मध्यम वर्ग के शासन का प्रभाव, दूसरा राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव और समाजवाद का प्रसार, और लुई फिलिप का सरकार जो है इसका जो प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन, इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। इस कारण जो है यह जो है प्रमुख कारण था। रोलेट एक्ट क्या था? तो रोलेट एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 द्वारा पारित किया गया एक काला कानून था। रोलेट एक्ट क्या था? काला कानून था जो 1919 में ब्रिटिश सरकार जो पारित किया था। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक मुकदमा चलाए जाने, जेल में बंद कराने का अधिकार मिल गया था इस कानून या इस रोलेट एक्ट के द्वारा। भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से अपने पहला सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो पहला आंदोलन जो 1917 में चंपारण आंदोलन किया था गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। दक्षिण अफ्रीका आया था 1915 ईस्वी में आया था भारत। गांधी जी ने यहाँ के दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और यहाँ के किसान नील की खेती के लिए विरोध कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इनकी कोई एक शर्त बताए। तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौता में क्या हुआ था? इस समझौता में सरकार ने वचन दिया कि अहिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य प्रांतीय विधायक में प्रवेश कर सरकार पर दबाव बनाकर स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास किया गया था। अगला है, अल्लूरी सीताराम रज्जू कौन था? ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अल्लूराम सीताराम रज्जू जो है जिसने आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी किसानों के बीच आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिन्होंने जंगलों में लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए 1920 के दशक में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? तो पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए निम्नलिखित योगदान दिया। पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा होगी और रक्षा व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई थी। दूसरा लिख सकते हैं, युद्ध में होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय पर भी
कर लगा दिया गया। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि युद्ध के समय कीमतों में तेजी आया था और 1913 से 1918 के बीच कीमतें दुगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण जनसाधारण की मुसीबती का सामना करना पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से 1918 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1939 से 1945 के बीच चला था। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, गांव में लोग युवकों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। पांचवा लिख सकते हैं 1918 में 19-20-21 देश के बहुत सारे लोग में फसल नष्ट हुई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ में भारी कमी पैदा हुई थी। इतना लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। एक लाइन करके लिख दीजिएगा, पॉइंट बना के आपका काम हो जाएगा। इतना पॉइंट लिख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। अगर 5 नंबर क्वेश्चन तो पाँच को पॉइंट बना के लिख दीजिएगा, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को 3 का पॉइंट लिख दीजिएगा, तो आपका नंबर मिल जाएगा। हत्याकांड में क्या होगा, ऐसे टिप्पणी लिख सकते हैं। रौलक एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल के चुलू गिरफ्तार हो चुके थे और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पूर्व दिन अमृतसर के जलियांबाग मेले का आयोजन किया गया था। यह अमृतसर के सैनिक प्रशासन जनरल डायर ने सभा को अवैध घोषित कर दिया गया था। और क्या क्या था, सरकार द्वारा लागू दमनकांड कानून का विरोध करने के लिए एकत्रित हुआ था। आप इतना लिख दीजिएगा, तो आपका जो है वह आंसर हो जाएगा। इतना अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए। तब जनरल डायर ने बाग के चारों ओर घेर कर सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दिया। इनके सैकड़ों लोग मारे गए। तो इतना आप लिख सकते हैं। आगे क्या होता है, इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित कर इस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को सम्मानित किया। इससे महात्मा गांधी असहयोग हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन का संचालन का निश्चय किया था। जलियांवाला हत्याकांड भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक घटना था। इससे पूरे भारत में रोष का लहर फूट पड़ी। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना या जोड़ना को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना, विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ प्रतिबंध आदान प्रदान करना ही हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। G77 क्या है, तो 50-60 के दशक में विकासशील देशों में पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो G77 के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है गिरमिटिया मजदूर से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता है। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इन्हें एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट करने लगे, जिसे आगे चलकर इन मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसी क्षेत्र कहते हैं ऐसी गति जहाँ प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तु का प्रयोग लाया जाता है, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आज इसमें उदाहरण होता है, प्राथमिक क्षेत्र में खनन नहीं होता है, कृषि होता है, लकड़ी काटना, लकड़ी, मछली पालन, कृषि, पशुपालन, डेयरी इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्रों को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र का उदाहरण सब है ये, खनन छोड़ के ये गलत दिया हुआ है। अगला है द्वितीय क्षेत्र क्या है। द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। अगला ऐसी गतिविधि जो कच्चा माल अथवा प्राकृतिक खनन भी हो जाएगा, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग जो है वह द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ऐसी गतिविधियाँ जो कच्चा माल अथवा प्राकृतिक उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है, यानी कि खनन से दूसरा पदार्थ करता है, कृषि से दूसरा प्राप्त करता है, यानी कि लकड़ी काटना, लकड़ी से पलंग बनाना, दूसरा चीज़ बनाना, उसी को हम लोग द्वितीय वस्तु कहते हैं। जो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से बनता है उसका प्राकृतिक उपयोग बनाकर जो दूसरा वस्तु में बदल देता है, उसी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आप लोग का चीनी बनाना, कागज़ बनाना, चीनी जो बना गुड़ से बना, कागज़ जो बना वह पेड़ से बना, कपड़ा वो भी पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों से बनता है। छोटे छोटे फल से ईंट बनाना, ईंट किससे बनता है,
अब मिट्टी से बनता है, इस भवन निर्माण करना, इस सब चीज़ द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित वस्तु के उत्पादन से नहीं होता वरन सेवाओं के मान से होता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा वकालत, शिक्षक, डॉक्टर, बैंक, यातायात, संचार जो है वह तृतीय क्षेत्र में आता है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के उत्पादों के योगफल को हम लोग देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रों को, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के उत्पादों के योगफल को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब समझे होंगे। अगला है लोकतंत्र सरकार की विशेषताएं। तो लोकतंत्र सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिख सकते हैं, लोगों द्वारा चुने गए सदस्य की शासन की बागडोर संभालते हैं और जनता के हितों को देखने का प्रमुख फैसला लेते हैं। दूसरा पे लिख सकते हैं, लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जनता द्वारा किए जाते हैं। जनता जब चाहे तब सत्ताधारी सरकार को अपना पद छोड़ने के लिए विवश कर सकती है। अगला लिख सकते हैं, भारत के नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है और जिसके अनुसार भारत के नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वोट देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चौथा लिख सकते हैं, चुनी गई सरकार देश के कानूनों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा होने की विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव जो है वह कम हो। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। सत्ता की लोकतंत्र की आत्मा है। आप इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर में पूछ दे तो इतना लिख दीजिएगा या इतना, आपका काम हो जाएगा। और ये सब जो है वह विशेषताएं होती है। पहला विशेषता लिख सकते हैं, सत्ता की लोकतंत्र की आत्मा होती है। दूसरा विशेषता का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, पहला या दूसरा, तीसरा पॉइंट हो सकता है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, जब उनके भी सत्ता की कर दी जाती है तो भी अपने उत्तरदायी का निष्पादन स्वतंत्र रूप से करते हैं और संविधान द्वारा किए गए कार्य अधिकार दिए जाते हैं सत्ता की साझेदारी में। अगला क्वेश्चन है कि मृदा के संरक्षण से क्या क्या उपाय किए जाते हैं? मृदा का संरक्षण से अर्थ है कि मिट्टी की ऊपरी सतह अर्थात मृदा की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने से मृदा का प्रवर्धन बहुत ही आवश्यक होता है। और मृदा संरक्षण निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, देख सकते हैं, वृक्षारोपण, पेड़ों की रक्षा या मेखला बनाना, चारागाहों को उचित प्रबंधन और पशुचारण नियंत्रण और संरक्षण का ये उपाय है। टेढ़े टेढ़े कांटेदार झाड़ियाँ लगाना, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेती करना, खनन नियंत्रण जो है, इन सब जो मृदा संरक्षण का उपाय है। अगला है जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो नदियों द्वारा लाई गई मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। लेटराइट मृदा किस फसल के लिए अधिकतम उपयुक्त है? तो लेटराइट मृदा जो है वह काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक खादर और एक बांगर। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर, जोर से याद रखिएगा। काली मृदा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये भी बेबिया है, जोर से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन होना आवश्यक है? तो 1952 के अनुसार जो है 33% भौगोलिक क्षेत्र जो वन होना आवश्यक है। अगला है सतत पोषण विकास से आप क्या समझते हैं? सतत पोषण विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान में विकास की प्रक्रिया चलती रहे और भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रहे, यह सतत विकास कहते हैं। तो BBI इम्पोर्टेंट है, यह भी जोर से याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। नवीकरण संसाधन अनवीकरण संसाधन बनता है। तो नवीकरण संसाधन में क्या होता है? इस संसाधन का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। और अनवीकरण संसाधन में क्या होता है? बार बार प्रयोग किया जा सकता है और इस संसाधन पुनः प्रकृति के द्वारा पुनः किया जा सकता है, यानी पुनर्निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। और नवीकरण संसाधन के उदाहरण होता है जैसे जल, पेड़, जीव जंतु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। और अनवीकरण किसे कहते हैं? अनवीकरण में देख लीजिए, यह यहाँ तक जो है वह नवीकरण था। अनवीकरण में आपका हो जाएगा इन संसाधन का उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ये अनवीकरण जो है वह उपयोग करने से, संसाधन का उपयोग करने से जो है समाप्त हो जाता है। इन संसाधन का पुनर्निर्माण नहीं होता है। और अनवीकरण का उदाहरण हो जाएगा आपका खनिज संसाधन,
खनिज संसाधन हो जाएगा, कोयला, लौह अयस्क इत्यादि आपका हो जाएगा। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जिससे जीवन व्याप्त है, जैव संसाधन कहलाता है। जैसे पशु, मनुष्य, मत्स्य, वनस्पति जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। और बहुराष्ट्रीय परियोजना जो है वो देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।